नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डीपी राज चौधरी के बारे में, जो कि बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं। यहाँ से आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने निश्चित हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये आर्टिस्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इम्पोर्टेंट हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा। लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट हैं, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सभी विद्यार्थी कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। जो पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताए जाएं कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए डीपी राज चौधरी, जो कि प्रमुख रूप से मूर्तिकार हैं। अभी तक हमने जो भी आर्टिस्ट पढ़े वो क्या थे, चित्रकार थे। लेकिन डीपी राज चौधरी ये प्रमुख रूप से क्या है, मूर्तिकार हैं। ये अपनी मूर्तियों के लिए बहुत अधिक फेमस हैं। इनका जो टाइम पीरियड है 1899 से 1975 है, यानी 1899 में इनका जन्म हुआ था और 1975 में इनकी डेथ हुई थी। अब इनको हम पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें यहाँ पर समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी जन्म और शिक्षा के बारे में। तो डीपी राज चौधरी का जन्म सन 1899 में रंगपुर जिले की ताजहाट, जो कि वर्तमान में यानी आज के समय पर कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में। तो ताजहाट बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था और वे एक जमींदार परिवार से संबंधित थे। लेकिन बचपन से ही उनकी जो रुचि है वो चित्रकला और मूर्तिकला में थी। यानी बचपन से ही इनका लगाव चित्रकला और मूर्तिकला की तरफ था। इसीलिए इनके जो पिताजी हैं उन्हें कला शिक्षा के लिए ले जाते हैं अवनीन्द्रनाथ टैगोर के पास में। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि इनके जो गुरु हैं वो कौन है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर हैं। विशेष रूप से अगर पूछा जाए शॉर्ट में कि जो आपके डीपी राज चौधरी हैं इनके गुरु कौन है, तो आप अवनीन्द्रनाथ टैगोर ही लगाएंगे। और अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन के कारण वे शीघ्र ही उनके प्रिय एवं प्रतिभाशाली शिष्यों में शामिल हो गए। तो यहाँ से आपको कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं, डीपी राज चौधरी का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था और इनके गुरु कौन है। आगे समझिएगा, इसी दौरान इनकी जो मुलाकात है वो इटली के चित्रकार बोइस से होती है। ठीक है, बोइस से होती है, जिनसे इन्होंने पाश्चात्य चित्रकला की तकनीकों का गहन अध्ययन प्राप्त किया। तो बोइस से डीपी राज चौधरी ने जो पाश्चात्य चित्रकला की तकनीक है, यानी हम कह सकते हैं तैल रंग की जो तकनीक है वो सीखी थी। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक हिरण्मय राज चौधरी के स्टूडियो में रहकर मूर्ति कला की मॉडलिंग का प्रशिक्षण लिया। यानी मूर्ति कला के क्षेत्र में इनके गुरु कौन थे, हिरण्मय राज चौधरी। हिरण्मय राज चौधरी से इन्होंने मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त की थी। तो यहाँ पर इनके अवनीन्द्रनाथ टैगोर और बोइस और हिरण्मय राज चौधरी, ये 3 गुरु यहाँ पर इनके आते हैं। आगे समझिएगा, वे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से भी जुड़े रहे और पश्चिमी कला तकनीकों का अध्ययन किया। अब आगे यहाँ पर अगला पॉइंट आता है शिक्षण कार्य, यानी कहाँ पर ये टीचर नियुक्त हुए, कहाँ पर इन्होंने पढ़ाया है। तो शिक्षा पूरी करने के बाद, यानी जब इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, तो डीपी राज चौधरी स्वतंत्र रूप से चित्रकला और मूर्तिकला में इन्होंने कार्य किया तथा शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गए। विशेष रूप से इनको जो प्रसिद्धि है वो मूर्तिकला में मिली है। इस पॉइंट को आप सभी ध्यान रखेंगे। उनकी जो रचनाएं हैं वो अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी सन 1929 में। अब देखिए, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1929 में वे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास के अधीक्षक बने, यानी अध्यक्ष बने, और बाद में वहीं पर प्रिंसिपल बन गए। 1857 में सेवानिवृत्त हुए, यानी वहां से रिटायर हो गए। कहाँ से, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास से, यहाँ से रिटायर हुए। और 1954 में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1954 में उन्हें ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम चेयरमैन चुना गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ललित कला अकादमी नई दिल्ली का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, तो वो हैं डीपी राय चौधरी। और कब नियुक्त किया गया था, तो 1954 में। अब समझिएगा इनका चित्रण कार्य।
देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि डीपी राज चौधरी ने चित्रकला में भी काम किया है, मूर्तिकला में भी काम किया है, लेकिन ये विशेष रूप से मूर्तिकला के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो इनका मूर्तिकला का काम है, उसमें इन्होंने कौन-सी विधियों को अपनाया, कौन-सी मूर्तियाँ बनाई, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम समझ लेते हैं इनका जो चित्रकला वाला काम है, ठीक है? तो वही दिया है चित्रण कार्य। तो प्रारंभ में डीपी राय चौधरी ने बंगाल शैली में पौराणिक विषयों पर संवेदनशील रेखाओं और गहरे रंगों की वॉश तकनीक से चित्र बनाए। देखिएगा, प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग की बात हो रही है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने शिक्षा ली थी अवनीन्द्रनाथ टैगोर से। अवनीन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो विशेष रूप से वॉश के लिए जाने जाते हैं। तो शुरुआत में डीपी राज चौधरी ने वॉश टेक्निक में ही चित्रण कार्य किया है, वही चीज यहाँ पर दी हुई है। आगे जाकर क्या होता है, इन्होंने वॉश और टेम्परा मिश्रण यानी कि दोनों का जो मिश्रण है, वॉश और टेम्परा मिश्रण माध्यम में भी इन्होंने अनेक सुंदर सुंदर दृश्य चित्रों का निर्माण किया है, जिन पर विशेष रूप से जापानी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। और फिर यहाँ पर पश्चिमी अकादमिक शैली अपनाने के बाद उनकी आकृतियों में जो सशक्त रेखाएं, संतुलित शरीर रचना तथा छाया प्रकाश का प्रभावशाली प्रयोग देखने को मिलता है। और यहाँ पर उनकी जो प्रसिद्ध कृति है, जो कि इन्होंने 1922 में बनाई थी, रविन्द्रनाथ ठाकुर का व्यक्ति चित्र। देखिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर ये वही हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ही, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने बंजारों, मछुआरों, पहाड़ी जीवन, सामाजिक विषयों, समुद्री दृश्य, खेतों तथा पशु पक्षियों का भी प्रभावशाली चित्रण किया है। तो ये इनके कुछ चित्रकला में विषय आ जाते हैं कि इन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में जो पेंटिंग्स बनाई हैं उनका क्या विषय रहा है। तो बंजारों के चित्र बनाए हैं, मछुआरों के, पहाड़ी जीवन के, और जो सामाजिक विषय हैं यानी समाज में जो चीजें चलती थी, और समुद्री दृश्य, खेतों, पशु पक्षियों, इन सब का चित्रण इन्होंने किया है। फिर आगे देखिएगा, जल रंग, तैल रंग और पेस्टल माध्यमों में भी इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। तो डीपी राज चौधरी ने वॉश में भी काम किया है, टेम्परा में भी काम किया है, जल रंग, तैल रंग, पेस्टल, इन सब में काम किया है, ध्यान रखिएगा। वे परंपरागत विषयों की अपेक्षा समकालीन जीवन को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। परंपरागत विषय जो हैं उनको छोड़कर जो समकालीन यानी उस समय जो चल रहा था उसको चित्रित करना ये अधिक क्या समझते थे, उसको पसंद करते थे। यानी आगे देखिएगा, सेवानिवृत्त हो जाने के बाद यानी जब ये रिटायर हो जाते हैं, अभी आपको बताया था ऊपर, मद्रास स्कूल से जब ये रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद में इन्होंने स्याही और रंगों तथा चौड़े तूलिका स्पर्शों से अनेक प्रभावशाली आकृतियां तैयार की। उनकी जो आकृतियां हैं वास्तविक शारीरिक अनुपातों पर आधारित हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इनकी जो आकृतियां हैं वो वास्तविक शारीरिक अनुपातों पर आधारित हैं और उनमें भावों की सुंदर अभिव्यक्ति दिखाई देती है। डीपी राज चौधरी ने पर्वती जो नारी है यानी पर्वतों पर जो महिलाएं रहती हैं, पर्वती नारी सौंदर्य का अत्यंत जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया है, जिसके कुछ चित्र यहाँ पर हैं, जैसे कि लेप्चा और भूटिया महिलाओं के चित्र उनकी कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। अब लेप्चा और भूटिया महिलाएं क्या हैं? तो भूटिया और लेप्चा भारत के सिक्किम राज्य के जनजाति समूह हैं, यानी ये क्या हैं? जनजातियां हैं, भूटिया और लेप्चा। आगे देखिएगा, कमल सरोवर में विरह से व्याकुल एक युवती सरोवर में खिले कमलों को उदास भाव से निहार रही है। हल्के हरे, नीले और पीले रंग के प्रयोग से चित्र का भाव अत्यंत प्रभावशाली बन गया है। यानी एक पेंटिंग यहाँ पर है जिसका शीर्षक है कमल सरोवर। इसमें क्या दिखाया गया है कि एक महिला है जो कि सरोवर में खिले कमलों को बहुत ही उदास भाव से यानी दुख के भाव से उसको निहार रही है, और वो जो पेंटिंग है गहरे हरे, नीले और पीले रंग से बनी हुई है। आगे समझिएगा यहाँ पर मूर्तिकला। अब हम बात करते हैं इनकी मूर्तिकला के बारे में या फिर शिल्प निर्माण के बारे में। तो समझिएगा यहाँ पर श्रेष्ठ चित्रकार होने के साथ ही जो डीपी राज चौधरी हैं ये प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। उन्होंने कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज, सीमेंट, प्लास्टर और मिट्टी में अनेक आकर्षक प्रतिमाओं का निर्माण किया है।
तो मूर्ति कला में इन्होंने कौन से माध्यम अपनाए हैं? तो इन्होंने कांसे में काम किया है, यानी कांसे की मूर्तियां बनाई हैं, प्लास्टर की बनाई हैं, सीमेंट की बनाई हैं और मिट्टी की। डीपी राज चौधरी की जो अधिकांश मूर्तियां हैं उसमें संघर्षपूर्ण जीवन और कठिन परिस्थितियों का चित्रण मिलता है। उन्होंने श्रमिकों यानी जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के जीवन को अपनी कला का मुख्य विषय बनाया है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि डीपी राज चौधरी की जो मूर्तियां हैं उसमें विशेष रूप से क्या दिखाया गया है। तो इन्होंने जो मजदूर वर्ग है, जो निम्न वर्ग हैं, जो श्रमिकों का जीवन है, संघर्षपूर्ण जो जीवन है, ये इनके विषय रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, उनकी प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा श्रम की विजय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी जो प्रतिमा है श्रम की विजय, जो कि कांसे में बनी हुई है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिम्फ ऑफ लेबर, तो श्रमिकों के संघर्ष और परिश्रम को व्यक्त करती है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीपी राज चौधरी की जो मूर्ति है श्रम की विजय, इसमें क्या दिखाया गया है? तो इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग का जो संघर्ष है, जो परिश्रम है, उसको दिखाया गया है। इनकी एक और मूर्ति है जब शीत ऋतु आती है तथा सड़क बनाने वाले जैसी मूर्तियों में उनकी करुणा और मानवीय संवेदनाएं स्पष्ट रूप से झलकती हैं। सन 1925 के आसपास वे देश के प्रथम श्रेणी के मूर्तिकारों में गिने जाने लगे। तो ये बहुत ही फेमस मूर्तिकार हैं। आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, रट लीजिए, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। आगे देखिएगा, डीपी राज चौधरी की मूर्तियों में सौंदर्य, सजीवता और सूक्ष्म विवरण का सुंदर समन्वय मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इसको बोल्ड इसलिए किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान दें। वे शरीर की नसों, मांसपेशियों और संतुलित बनावट पर विशेष ध्यान देते थे। यानी इन्होंने मजदूर वर्ग को चित्रित किया है, तो मजदूर वर्ग जायज सी बात है, वो कुछ ना कुछ काम ही कर रहा होगा। जब आप काम करते हैं तो मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ता है और वो चमकने लगती हैं, तो उसको इन्होंने अपनी मूर्तियों में बखूबी दिखाया है। वही पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि इन्होंने शरीर की नसों, मांसपेशियों और संतुलित बनावट पर विशेष ध्यान दिया है। उनके जो मूर्ति शिल्प हैं उन पर पाश्चात्य मूर्तिकार रोंदा और बोरदेले का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि डीपी राज चौधरी की जो मूर्तियां हैं उस पर किसका प्रभाव है? तो पाश्चात्य मूर्तिकार रोंदा और बोरदेले का। आगे देखिएगा, हम इनके पुरस्कारों पर भी चर्चा कर लेते हैं, इतने फेमस आर्टिस्ट हैं। तो डीपी राज चौधरी को उनके कला योगदान के लिए रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया और भारत सरकार ने सन 1958 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत सरकार ने 1958 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया था। और डीपी राज चौधरी जो हैं ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, क्योंकि ये चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, साहित्य, संगीत, बांसुरी वादन, इन सब में रुचि रखते थे। इसके साथ ही कुशल शिकारी, पहलवान भी थे। और 15 अक्टूबर 1975 कोलकाता में इनका निधन हो जाता है। तो ये थे डीपी राज चौधरी। और अब हम चर्चा कर लेते हैं इनके चित्रों के ऊपर। तो इन्होंने चित्र भी बनाए हैं, मूर्तियां भी बनाई हैं, सारी आपको बताई जाएंगी। पहला यहाँ पर है हरा और सुवर्ण, ये टेम्परा में बना हुआ है। आंधी के पश्चात ये जल रंग में है। निर्वाण ये तैल रंग में है। पुल ये पेस्टल रंग में है। और महल की गुड़िया ये जल रंग में है। आगे देखिएगा, यहाँ पर अगला है दुर्गा पूजा शोभा यात्रा, ये तैल रंग में है। अभिसारिका ये जल रंग में है। फिर देखिएगा, कुछ महिलाओं के चित्र हैं जिसमें लेप्चा कुमारी, भूटिया स्त्री, तिब्बती बालिका और नेपाली लड़की। लेप्चा भूटिया मैंने आपको बताई थी कि ये जनजातियां हैं। तिब्बती बालिका यानी तिब्बत की लड़की है। नेपाली लड़की यानी ये नेपाल की है। और फिर यहाँ पर कौतूहल, मुसाफिर, खतरनाक रास्ते, तूफान के बाद और आरती, स्नान का घाट, तो ये हो गई इनकी पेंटिंग्स। और आप कम से कम 5 चित्र तो जरूर याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि डीपी राज चौधरी के किन्हीं 2 चित्रों को लिखिए, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिएगा, अब हम बात करते हैं इनके मूर्ति शिल्पों के बारे में।
तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है श्रम की विजय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में मैंने शायद आपको डिटेल से भी बताया हुआ है, तो वीडियो आप देख सकते हैं। क्योंकि श्रम की विजय ये जो मूर्ति है, फेमस स्कल्पचर है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकता है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो ये कांसे में बनी हुई है। और दूसरा यहाँ पर है शहीद स्मारक, ये भी कांसे में बना हुआ है। ये सारी मूर्तियां हैं, ध्यान रखिएगा, पेंटिंग नहीं है, पेंटिंग आपको ऊपर बताई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है जब शीत ऋतु आती है, यानी जब जाड़ा आता है, और ये प्लास्टर में बना हुआ है। सड़क बनाने वाले, ये भी प्लास्टर में है। नेक्स्ट यहाँ पर है डांडी मार्च और स्नान करती हुई नारी। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पेंटिंग भी ली है ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाए। तो यहाँ पर जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, यही है श्रम की विजय, यानी मजदूरों का विजय उल्लास या फिर ट्रिम्फ ऑफ लेबर, ये सारे इसी के नाम हैं। तो यहाँ पर जो कुछ मजदूर हैं वो क्या कर रहे हैं, एक पत्थर को ढकेल रहे हैं और 4 मजदूर हैं, इसमें कुल 4 आकृतियां हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर है दूसरी डांडी मार्च, महात्मा गांधी का डांडी मार्च आप सभी जानते हैं, तो उसी को इन्होंने मूर्ति के रूप में यहाँ पर ढाला है। तो ये थे डीपी राय चौधरी। बाकी अगर आपको किसी पॉइंट में कोई डाउट है, कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस यहीं तक। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी दोस्तों अपने सभी साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को लाइक ना किए हो तो अभी जाकर कर दीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।